फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, जिसने मॉडर्न वर्ल्ड में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम के आइडियाज़ को सबके सामने रखा। जो कि पहले यूरोप फिर पूरी दुनिया में फैली। ये शुरुआत थी तानाशाहों के अंत की। शुरुआत थी औरतों के अधिकार की। इसने राजाओं के आंखों में आंखें डालकर कहा कि गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो सुबह थी 14 जुलाई 1789 की, जब पूरे पेरिस में टेंशन का माहौल था। यह र्यूमर फैल चुका था कि किंग ने ट्रूप्स यानी आर्मी को शहर में जाकर सिटीजन्स पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया है। लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन इकट्ठा हुए शहर के टाउन हॉल में और मीटिंग में डिसाइड किया कि वे सभी मिलकर पीपल्स मिलिशिया यानी आम लोगों की सेना बनाएंगे। वे सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसे आर्म्स यानी हथियारों के लिए। लोगों ने शहर के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद फोर्ट्रेस प्रिजन, जिसे बेसाइल बोला जाता था, उस पर अटैक कर दिया, इस होप में कि उन्हें वहां वेपन्स मिलेंगे। उन्होंने प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, बेसाइल के कमांडर को मार दिया, और चूंकि बेसाइल एक सिंबल था किंग के तानाशाही का, तो लोगों ने बेसाइल के टूटे हुए पत्थरों को सोविनियर के तौर पर सेल कर दिया। अगले दिन पूरे फ्रांस में इस तरीके के रायट्स हुए, जिसमें से मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई फूड प्राइसेस। इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हुआ, जिसका एंड हुआ किंग और क्वीन के एग्जीक्यूशन से। मतलब अंत में किंग और क्वीन को मार दिया गया। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फाइनेंशियल कंडीशन। 1774 में लुई 16 ऑफ बार्बन फैमिली बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 20 ईयर्स थी और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से हुई थी। राजा बनने के साथ ही लुई 16 ने पाया कि रॉयल ट्रेजर यानी शाही खजाना तो खाली पड़ा है। इसका रीज़न था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर जो कि फ्रांस ने लड़ा था। लुई 16 ने भी अमेरिका की 13th कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से वॉर में मदद की थी। साथ ही वो हाई कॉस्ट जो कि किंग और किंग के पैलेस वर्सलीज को मेंटेन करने के लिए चाहिए था। इन सब ने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर्स से ज़्यादा का लोन हो गया और जिस पर किंग को एक्स्ट्रा 10% इंटरेस्ट भी देना था। अब तक तो रेगुलर एक्सपेंसेस कैसे भी मैनेज हो रहे थे, लेकिन अब रेगुलर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ को मीटअप करने के लिए लुई 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। बट ये भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न था फ्रांस में मौजूद सोशल कंडीशन। फ्रांस के ओल्ड रिजीम यानी कि 1789 से पहले सोसाइटी 3 अलग अलग स्टेट्स यानी 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड थी। सेम जैसा हमारे यहाँ वर्ना सिस्टम था। फर्स्ट स्टेट में कलर्जी यानी वे लोग आते थे जो चर्च से जुड़े हुए थे। सेकेंड स्टेट में नोबल्स और थर्ड स्टेट में बाकी सभी आते थे। पेजेंट्स की पॉपुलेशन लगभग 90% थी, बट उनके पास नेग्लेजिबल लैंड था। इसके वजह से मोस्ट ऑफ देम वर्क फॉर द लैंड ओन्ड बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट रिचर मेंबर्स, जो कि लगभग 60% था। ऑल्दो कंट्री की मोस्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास थी, फिर भी उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे जो उन्हें बाई बर्थ मिलते थे। उसके वजह से वे कभी टैक्स नहीं देते थे और साथ ही पेजेंट्स का मिसयूज़ भी करते थे। जबकि पेजेंट्स को सर्वेंट के तौर पे काम करना पड़ता था, रोड बनाना पड़ता था, आर्मी में सर्व करना पड़ता था और साथ ही पेजेंट्स को क्रॉप का 1/10% चर्च को देना कंपलसरी होता था। थर्ड स्टेट के मेंबर्स डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया करते थे अपने डेली यूज के मटेरियल्स पर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द सॉल्ट, ऑन टोबैको एसेट्रा।
इन शॉर्ट पूरे कंट्री का फाइनेंशियल बर्डन थर्ड क्लास अकेले उठा रही थी। थर्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रांस की पॉपुलेशन जो 1715 में 23 मिलियन थी, वह बढ़कर 1789 में 23 मिलियन हो गई थी। एज अ रिजल्ट फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गए, बट प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा। हेंस फूड शॉर्टेज हुई और फूड प्राइसेस बढ़ गए। इसी बीच वेदर ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी, बट मोस्ट वर्कर्स की वेजेस तो फिक्स्ड थी और इतनी तेज़ी से बढ़ती महंगाई ने रिच और पुअर के बीच के डिस्टेंस को और बढ़ा दिया। और ये बात ओल्ड रिजिम यानी बिफोर 1789 में बहुत कॉमन हो गई थी, जहाँ बार बार सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिलती थी, यानी कि लोग डेली लिवलीहुड के आइटम्स को भी परचेज नहीं कर पा रहे थे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच फ्रांस की सोसाइटी ने सोचने का तरीका बदला और कई नई आइडियाज़ को बर्थ दिया। पास्ट में पेजेंट्स और वर्कर ने मिलकर कई सारे रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, बट कोई बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने में वे सफल नहीं हुए थे। बट इसी बीच 18th सेंचुरी में थर्ड स्टेट के अंदर ही न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, जिनके पास पैसे थे, एजुकेशन थी और जिनके पास नए आइडियाज़ थे। ये नई मिडिल क्लास वेल्थ अर्न कर रही थी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल के सेल के थ्रू, जिन्हें वे सोसाइटी के रिच मेंबर्स को सेल कर दिया करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, ऑल्सो देयर वेयर लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन द थर्ड स्टेट। ये लोग बाई बर्थ प्रिविलेजेस को नहीं मानते थे और एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो कि फ्रीडम, इक्वालिटी ऑफ लॉज और अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड हो। इनमें कई फिलोसफर भी थे, जैसे कि जॉन लॉक और रूसो। जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट के खिलाफ लिखा। डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट का मतलब यह होता था कि चर्च और किंग के तरफ से सबको ये कहा जाता था कि किंग तो गॉड की तरफ से भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि किंग को गॉड ने ही परमिशन दी है कि वो सबके ऊपर रूल कर सकता है, ताकि कोई दूसरा सवाल न उठाए। रूसो ने भी एक ऐसी गवर्नमेंट का आइडिया रखा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर बेस्ड हो। यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह है कि आम लोग और रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डिसाइड करें कि सोसाइटी के क्या रूल्स होंगे, देश का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एक दूसरे फिलोसफर मोंटेनेस्क्यू ने भी अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रपोज्ड किया कि इंस्टेड ऑफ ऑल पावर इन द हैंड ऑफ किंग, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बराबर डिवाइडेड हो। अब हम देख सकते हैं कि इसी मॉडल को यूएसए ने अपनाया और एक एक करके आज के समय में लगभग हर एक मॉडर्न कंट्री इस मॉडल को फॉलो करती है। इन फिलोसफर के आइडियाज़ को सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किया जा रहा था, बुक्स, न्यूज़पेपर के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा था। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। लुई 16 एक मोनार्क था, इसीलिए टैक्स को इम्पोज करने के लिए उसे स्टेट जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। हेंस उसने 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई, जो लास्ट टाइम 1614 में हुई थी। लुई 16 ने सबके सामने टैक्स इंक्रीज का प्रपोजल रखा। इस स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों स्टेट से मेंबर्स आए हुए थे। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकेंड स्टेट से 300, जबकि थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स थे, जिनके पास 40,000 लेटर भी थे जो कि थर्ड स्टेट के पुअर मेंबर्स ने उन्हें दिया था। अब वोटिंग का सिस्टम यह था कि तीनों स्टेट के पास एक एक वोट थे, बट इस बार थर्ड स्टेट की डिमांड थी कि इंस्टेड ऑफ 1 स्टेट 1 वोट देयर शुड बी 1 मेंबर 1 वोट, जिसकी बात रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में करी थी। बट किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट लेफ्ट द मीटिंग एंड वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। The third state representatives seen themselves as a spokesman for the whole nation और उन्होंने 20 जून को वर्सलीज के टेनिस ग्राउंड में मीटिंग करा और ख़ुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। यानी अब फ्रांस के असली रूलर्स नेशनल असेंबली होगी, न कि किंग। और ये सभी मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि मोनार्क किंग के पावर को रिड्यूस कर दे। इस असेंबली को लीड कर रहे थे मिराबियू और एबेशियस। मिराबियू ने एक पावरफुल स्पीच दी और एबेशियस ने भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी
तभी पूरे फ्रांस में कंडीशन बहुत बुरे हो गए। सीवियर विंटर्स ने फूड प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया, लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा, वुमेन्स की हार्डशिप और बढ़ गई और कई दुकानों को लूट लिया गया। इसी बीच 14 जुलाई की सुबह, जिसकी बात हमने सबसे स्टार्ट में करा था, कि र्यूमर फैला कि किंग ने ओपन फायर्स के ऑर्डर दिए हैं। फाइनली लोगों के पेशेंस ने जवाब दे दिया और एक के बाद एक कई ब्लडी रिवॉल्ट हुए। फ्रेंच विलेजेस में भी र्यूमर फैला कि बिग लैंडलॉर्ड्स ने राइस क्रॉप को डैमेज करने का ऑर्डर दिया है और इसी फियर के वजह से कई सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने थर्ड स्टेट के रेजिडेंट्स पर हमला कर दिया। ग्रेन्स लूट लिए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया और सेकेंड स्टेट के नोबल्स देश छोड़कर भाग गए। एट लास्ट लुई 16 ने हार माना, नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम के टैक्सेस को और क्लर्जी और चर्च के प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया गया। चर्च के लैंड को गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने पर मजबूर किया गया। इसके वजह से टोटल 2 बिलियन लीवर्स की नई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास आ गई। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऑफिशियली 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई और पावर को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर दिया गया। साथ ही पावर टू मेक लॉज नेशनल असेंबली के हाथों में रही, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब यह हुआ कि सिटीजन्स मिलकर एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट देते थे और फिर वे इलेक्टर्स मिलकर नेशनल असेंबली को चूज़ करते थे। अब यहाँ पर सिटीजन्स भी 2 तरीके के थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स को ही सिर्फ वोट देने के राइट्स थे। एक्टिव सिटीजन्स में सिर्फ मेन आते थे जो कि अबव 25 ईयर्स ऑफ एज थे और वे गवर्नमेंट को टैक्स देते थे जो कि इक्वल टू होता था 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस। जबकि दूसरे कैटेगरी के सिटीजन्स पैसिव सिटीजन्स थे जिसमें बाकी सारे मेंस, वुमेन्स और वर्कर्स आते थे जो कि टैक्स नहीं देते थे। इलेक्टर्स भी सिर्फ वही लोग हो सकते थे जो बहुत हाई टैक्स पे किया करते थे। तो अभी भी पूरी इक्वालिटी नहीं थी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में डिक्लेरेशन ऑफ राइट और मैन ऑफ सिटीजन से है। इसका मतलब यह है कि राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब को नेचुरल और इनएलिएबल राइट बोला गया। मतलब ये सभी राइट्स सिटीजन्स को बाय बर्थ मिलेंगी और कोई भी इन राइट्स को उनसे छीन नहीं सकता है। साथ ही स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि ये राइट उनके सिटीजन्स को मिले। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। टिल नाउ हमने देखा कि फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। अब हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद भी फ्रांस में टेंशन कंटिन्यू था। ऑल्दो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया बट उसने सीक्रेटली किंग ऑफ पर्शिया के साथ सीक्रेट प्लानिंग कर ली। नेबरिंग कंट्री के रूलर्स फ्रांस में हो रहे इस चेंज को लेकर परेशान थे और उन्होंने ट्रूप्स भेजकर मोनार्की को रीस्टोर करने का फैसला लिया। बिफोर उनकी आर्मी फ्रांस में एंटर कर पाती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ने आर्मी ज्वाइन करी क्योंकि वे सभी लोग इसे एज अ सिंपल देखते थे, एज अ वॉर अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलीज गाया। इसे कंपोज किया था रोगे डी इस्लेम। ये सॉन्ग पहली बार उन वॉलंटियर्स ने गाया जो मर्सिलीज। आगे चलकर ये सॉन्ग नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बना। इस रिवॉल्यूशनरी वॉर ने बहुत लॉस किया, लोगों की इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज बढ़ गई। मेन वॉर पर थे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फीमेल पर थी, फ्रॉम डूइंग जॉब टू लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इस बात से कन्विंस था कि रिवॉल्यूशन को फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ रिचर मेंबर्स को ही उनके राइट्स दिए थे। कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे और इम्प्रूवमेंट की डिमांड किया करते थे। इनमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन्स क्लब।
साथ ही वुमेन्स ने भी अपने अलग अलग सेपरेट क्लब्स बनाए। इन क्लब्स के मेंबर्स जनरली लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोग हुआ करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स एसेट्रा। जैकबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलिया रॉबेस्पियर थे। मेजॉरिटी ऑफ जैकबिन्स मेंबर ने डिसाइड किया कि वे सभी अब लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज ऑफ डॉक वर्कर्स को पहनेंगे। ये क्लोथ एक सिंबल था खुद को नोबेल से अलग दिखाने का, जो नी ब्रीचेस पहना करते थे। साथ ही ये मैसेज भी देने का कि अब नी ब्रीचेस वालों के हाथ से पावर का द एंड होने वाला है। इसीलिए इन जैकबिन्स मेंबर्स को सैन क्यूलोर्स कहा गया, जिसका मतलब था वे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहना करते थे। इनमें से बहुत से मेन रेड कैप को भी पहनने लगे, जो कि लिबर्टी को शो करता था। हालांकि विमेंस को रेड कैप पहनने की परमिशन नहीं थी। 1792 के समर में जैकबिन्स ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर, जो ऑलरेडी फूड के शॉर्ट सप्लाई से गुस्सा थे, 10 अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर हमला कर दिया। किंग के गार्ड को मार दिया और किंग लुई 16 को अरेस्ट किया गया। लेटर नेशनल असेंबली ने किंग के फैमिली को इम्प्रिजन किया और फिर इलेक्शंस हुए। इस बार सभी मेन जो कि 21 ईयर्स के थे उन्हें राइट टू वोट मिला, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। न्यूली इलेक्टेड असेंबली का नाम नेशनल असेंबली से बदलकर कन्वेंशन रखा गया और फाइनली 21 सितंबर 1792 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया। लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ यानी उम्र कैद हुई, क्योंकि उसने अपने देश को बिट्रे किया था और पर्शिया से हाथ मिलाया था। हालांकि 21 सितंबर 1793 को पब्लिकली किंग लुई 16 को पेल डी ला कॉन्कॉर्डे में एग्जीक्यूट कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएट के साथ भी यही हुआ। द रीजन ऑफ टेरर। नेशनल असेंबली बनने के बाद 1793 और 1794 के पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि नेशनल असेंबली के हेड रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज को फॉलो किया। जिन जिन लोगों को रिपब्लिक का एनिमीज के तौर पे देखा जाता था, जैसे कि एक्स नोबेल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन हिज ओन पार्टी, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता था और अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया तो फिर उन्हें गिलोटाइंड कर दिया जाता था। मतलब कि गिलोटाइन नाम की मशीन से मार दिया जाता था। इस मशीन में एक ब्लेड होता था जो कि हेड को बॉडी से अलग कर देता था। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग वेजेस और प्राइसेस पर लिमिट सेट की गई और साथ ही यह लिमिट भी सेट की गई कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना ब्रेड और मीट बाई कर सकता है। पेजेंट्स को फोर्स किया गया कि वे गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड प्राइसेस पर ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को बैन किया गया और सभी को व्हीट से बना हुआ पेंडिगेलाइट यानी कि इक्वालिटी ब्रेड ही खाना था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर और मैडम, सभी फ्रेंच सिटीजन्स को अब सेटियोन नहीं तो सिटियोने कह के बुलाना था। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उन चर्चेस के बिल्डिंगों को ऑफिसेस और प्रिजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पियर की पॉलिसी इतनी हार्श थी कि उनके अपने सपोर्टर्स भी उनके खिलाफ हो गए। फाइनली कोर्ट ने उन्हें जुलाई 1794 में गिल्टी पाया और नेक्स्ट डे उनका भी मोए मोए हो गया, यानी कि उन्हें भी गिलोटाइंड कर दिया गया। और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। रॉबेस्पियर के बाद जैकबिन गवर्नमेंट के फॉल के वजह से एक बार फिर वेल्दियर मिडिल क्लास ने पावर को अपने हाथों में सीज कर लिया और नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉन प्रॉपर्टीड पुअर पीपल से वोटिंग राइट्स ले लिए गए। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, साथ ही एक डायरेक्टरी यानी एग्जीक्यूटिव जो कि 5 मेंबर से मिलकर बनी थी। हालांकि पावर पहले की तरह किसी एक पर्सन के हाथों में नहीं थी। हाउएवर डायरेक्टरी के मेंबर्स यानी कि डायरेक्टर्स आपस में ही लड़ते रहते थे और इसके वजह से एक बार फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई और मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे का राइज हुआ। ऑल्दो फ्रांस में इतने अप्स और डाउन्स आए, इतने गवर्नमेंट चेंज हुए, बट फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ जिन्होंने फ्रांस में जन्म लिया वे पूरे यूरोप में फैले और उन्होंने कई मूवमेंट्स को जन्म दिया। वुमेन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस।
अभी तक हमने जितने भी इंसिडेंट्स देखे सभी में वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इस होप में कि उनके कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। इन वुमेन्स को गवर्नमेंट के अलावा पैट्रियार्कल सोसाइटी से भी लड़ना था। थर्ड स्टेट की मोस्ट वुमेन्स लॉन्ड्री में फ्लावर्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स के शॉप पर काम किया करती थी। साथ ही वे रिचर पीपल के घर पर सर्वेंट के तौर पे भी काम किया करती थी। वर्किंग वुमेन्स को जॉब के साथ साथ हाउसेस की, चिल्ड्रंस की और अपने फैमिली की भी पूरी जिम्मेदारी होती थी। इसके बावजूद उनकी वेजेस मेन से कम ही थी। और फाइनली वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर बनाने का डिसीजन लिया ताकि वे अपने वॉइसेस को रेज कर सकें। और इसी वजह से लगभग 60 वुमेन्स क्लब पूरे फ्रांस में बन गए, जिसमें से मोस्ट फेमस थे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। दे डिमांडेड सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन as they were upset by 1791 constitution which reduced them as passive citizens. They demanded right to vote, to be elected to assembly and to hold public offices etc. रीजन ऑफ टेरर के पहले 1-2 सालों में वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई, जैसे कि एजुकेशन कंपलसरी हो गया सभी गर्ल्स के लिए, उनके फादर्स उन्हें मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे, मैरिज पर प्रॉपर सिविल लॉज बनाए गए और डाइवोर्स को लीगल किया गया, और अब वुमेन्स बिजनेसेस भी ऑन कर सकती थी। पर रीजन ऑफ टेरर के टाइम पर वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स और एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया और कई वुमेन्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ऑल्दो वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई, बट फिर भी फ्रांस में वुमेन्स को राइट टू वोट लगभग 150 ईयर्स बाद 1946 में मिला। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जैकबिन रिजीम के सबसे इन्फ्लुएंशियल और अच्छे कामों में से एक था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस ने कुछ कैरेबियन आइलैंड्स और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर कॉलोनीज बनाया था। इन कॉलोनीज से इम्पोर्टेंट कमोडिटीज जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था और इसके लिए वे स्लेव का यूज किया करते थे जो मेनली अफ्रीकन निग्रोज होते थे। इन स्लेव्स को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यानी कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के थ्रू सेल और बाई किया जाता था। यह स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट्स अफ्रीका से स्लेव्स को परचेज कर मेनी मंथ्स ऑफ सी वॉयजेस में टाइटली पैक करके सप्लाई किया करते थे और प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया करते थे। फ्रांस में 18th सेंचुरी में स्लेव सिस्टम के अपोज में कम लोग थे, इसीलिए नेशनल असेंबली ने कई डिबेट तो करे बट स्लेव सिस्टम को अबॉलिश नहीं करा क्योंकि बिजनेसमैन नाराज हो जाएंगे। 1994 में कन्वेंशन गवर्नमेंट ने फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया। This was only for 10 years. As नेपोलियन बोनापार्टे के राजा बनते ही स्लेव सिस्टम को री-इंट्रोड्यूस कर दिया गया। स्लेवरी फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में और फ्रांस में 1848 में अबॉलिश हुई। नेपोलियन बोनापार्टे 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने यूरोपियन कंट्रीज पर हमला किया और कई डायनास्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। खुद को यूरोप के मॉडर्नाइजर के तौर पर देखता था। He introduced laws such as protection of private property, a uniform system of weight, decimal system, etc. Initially, people saw him as a liberator, as a hero who would bring freedom for the people. But soon people realized that he is just an invading force. He was defeated and killed at Waterloo in 1815. But Napoleon's invade changed Europe a lot. It had great impact on people. Conclusion: French Revolution was such an event which changed the world forever. The ideas of liberty, equality, democratic rights spread all over Europe, then to whole world. French Revolution not just ended monarchy but also इसने एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन कॉलोनीज को भी यूरोपियन पावर्स के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने के लिए इंस्पायर किया और मॉडर्न स्टेट को बर्थ दिया। इंडिया में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी फोर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी। आगे हम इस चैप्टर के लेवल 2 और लेवल 3 को लाएंगे जो आपको क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के लाइंस को डीपली अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को सही तरीके से देना भी सिखाएंगे।
आपकी पूरी 9th और 10th की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप नीचे दिए हुए लिंक से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज भी शेयर करूंगा, जो कि आपके सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु कुशवाहा जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।